हेलो एवरी यूट्यूब चैनल दैट इज पढ़ाकू जंक्शन। एंड हमने इस चैनल पे क्लास 11th का बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया हुआ है एंड चैप्टर 1 हमारा ऑनगोइंग है। सो आज मैं चैप्टर 1 दैट इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इसका पार्ट 3 लेके आ रही हूँ। तो हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर मैं बात करूं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, टिल नाउ हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा। क्या होता है आप प्रीवियस लेक्चर रेफर कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ। इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। ओके, अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट? These are the activities which are undertaken for mental satisfaction, or you can call it a psychological satisfaction, that is called non-economic activity. डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया है, आप उसको रेफर कर सकते हो। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या बोल सकते हैं? इफ समवन इज डूइंग अ बिजनेस, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा कमाना है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? इफ यू आर हेल्पिंग आउट अ बेगर, आप किसी भी भिखारी की या फिर किसी गरीब की अगर आप हेल्प कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी, बट आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिलता है। गॉट इट? दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन रेगुलर बेसिस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गॉट इट? अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, प्रोफेशन में बंदे के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल होती है जिससे वो क्या करता है? प्रोफेशनल फीस कमाता है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बंदा दूसरे के लिए काम करता है। किस लिए काम करता है? फ्री में तो कोई करेगा नहीं। टू अर्न सैलरी, और आप बोल सकते हैं इन लिeu ऑफ सैलरी और रेम्यूनरेशन, हम उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? उसके बाद फिर हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस, मैंने अभी जैसे आपको बताया, हमने उसमें और थोड़ा और डिटेल पढ़ा था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एंड देन बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, आप इन सब के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो आज हमने जितना इतना पढ़ने के बाद हम अपने पार्ट 3 पे चलते हैं। हम लोगों ने मीनिंग ऑफ बिजनेस पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें बिजनेस, मान लो मेरे माइंड में थॉट आया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या क्या वो फैक्टर्स है जो मेरे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। आज हम वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया टाइप ऑफ बिजनेस मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। कौन से गुड्स का मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? आप मैन्युफैक्चरर यानी आप प्रोड्यूस करोगे या फिर डायरेक्ट ट्रेड करोगे, परचेज करके सेल करोगे या फिर प्रोड्यूस करके सेल करोगे, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस पे हमारा सब कुछ अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं ये लाइंस जो मैंने अगर लिखी है ना, मैं इसको आपको क्लास में पढ़वा देती हूँ, क्योंकि ये जो लाइंस लिखी है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये जो नोट्स मैंने बनाए ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने इसको देख लिया तो आपको ऑलमोस्ट सब क्लियर है, ऑलमोस्ट क्या 100% क्लियर है। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Entrepreneur will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profit. ऑफ कोर्स जब भी हम कोई बिजनेस टाइप हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं डिसीजन के लिए, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखते हैं भैया कौन सी लाइन में ज्यादा प्रॉफिट देगी ना। जितना ज्यादा प्रॉफिट तो उसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे। डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है? जो हमारा डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेरे कस्टमर को यहाँ पे जलेबी पसंद है और मैं रसगुल्ला उसे दूं तो क्या फायदा, है ना? अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मैं रसगुल्ला बना के बेचूंगा और मेरी पब्लिक को रसगुल्ला पसंद ही नहीं है तो क्या फायदा, वो तो खरीदेंगे ही नहीं, मैं प्रॉफिट कैसे एक्सपेक्ट करूं? बट अगर उन्हें जलेबी पसंद है तो आई कैन रिसर्च इन जलेबी वेरिएंट्स कि मैं और कैसे बेटर इसको चीज को कर सकता हूँ, कस्टमर का एक्सपीरियंस और कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है, तो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट सबसे पहले मार्केट में समझनी पड़ेगी अगर हमें कोई भी बिजनेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अच्छा ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया हमारे कस्टमर को ना जलेबी पसंद है, बट मुझे यही नहीं पता जलेबी बनती कैसी है। जो कस्टमर्स को पसंद है उसको बनाया कैसे जाता है, मुझे टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है तो क्या फायदा। यानी कि वो टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए एंड इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर हैज फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, आपने देख लिया कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जलेबी, हाँ जी उनको जलेबी पसंद है, आपको बनाने भी आती है, बट आपका मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आपका उस बिजनेस में, तो क्या फायदा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमने समझा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हमें जब हम बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि भैया साइज ऑफ बिजनेस छोटे लेवल पे करना है बड़े लेवल पे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके पास पैसे ज्यादा है और आपका मन है, आपके सब चीजें सेटल है, तो आप लार्ज स्केल पे करो बिजनेस। अब पैसे ही नहीं है तो भाई बड़े साइज पे कैसे कर लोगे आप। Are you getting my point? Okay. So size of the firm or scale of its operations another important decision to be taken. बहुत जरूरी है। अब क्या क्या देखो, some factors favor a large size whereas other tends to restrict the scale of operation. अगर एंटरप्रेनर जो हमारा है यानी कि एक बिजनेसमैन इज कॉन्फिडेंट इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, यानी कि जलेबी, अगर इस जलेबी की डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी होने वाली है, तो वो क्या करेगा भैया, पैसे अरेंज करेगा, क्योंकि वो सोचेगा भैया मैं लार्ज स्केल पे करूँ, है ना, एक बड़े साइज में मैं करूँ। It all depends over the customer requirements. Next, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ऑफ कोर्स आपको ना लोकेशन भी देख के चलना है कि भैया दुकान मुझे कहाँ खोलनी है अपनी जलेबी की। और जहाँ पे कस्टमर की रीच ही नहीं है, जहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा, तो मैं वहां पे दुकान खोल लूँ तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हमें लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि हम कहाँ पे अपनी दुकान शुरू करने वाले हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जलेबी बनाने वाले, क्योंकि अगर मैं लार्ज स्केल पे कर रहा हूँ, इवन मैं स्मॉल स्केल पे, मुझे एक भी बंदे की जरूरत है, मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पे वो बंदे अवेलेबल है कि नहीं, यानी लेबर वहां से मिल जाएगी कि नहीं उस लोकेशन में। फिर हमें देखना है कि मान लो जलेबी बनाने के लिए जो जो सामान हमें चाहिए वो आसपास अवेलेबल है भी कि नहीं। पता लगा मैंने दुकान ऐसी जगह खोलनी, मुझे कहीं दूर से रॉ मटेरियल लेके आना पड़ रहा है, भैया मेरी तो कॉस्ट आएगी ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यानी कि देखो अगर मैं ये पॉइंट्स पढ़ूं, कितना रॉ मटेरियल वहां पे भैया अवेलेबल है नहीं है, लेबर अवेलेबल है कि नहीं, पावर सप्लाई सर्विसेज, बैंक आसपास है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल है कि नहीं, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, सारी चीजें हमें दिमाग में लेके चलनी पड़ती है, तब हम चॉइस करते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ पे होगी। हम एक किसी नुक्कड़ सी ऐसी जगह पे अपनी दुकान खोल लें जहाँ पे कुछ एक्सेसिबल ही नहीं है, तो कैसे हम अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। मुझे शॉर्ट टर्म में से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो फिर आपको आएगी, है ना। नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े। अभी तक हमने पढ़े सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस डिसीजन लेने से पहले हमें देखना पड़ता है साइज ऑफ बिजनेस हमारा क्या होगा, लोकेशन क्या होगी हमारी, एंड यू नो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आता है भैया, पैसे। फाइनेंस अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। पैसा ही नहीं है तो स्टार्ट कैसे कर पाओगे। और पैसा ना आपको बिजनेस स्टार्ट करते वक्त तो चाहिए ही होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ताकि आप बिजनेस को रन कर पाओ। स्टार्टिंग में इट कैन हैपन आपकी सेल्स नहीं हो रही है, तो नहीं आप 2 दिन वेट करके दुकान बंद कर दोगे, क्योंकि चीजों को होने में टाइम लगता है, उस टाइम पे आपके पैसे तो लगेंगे, तो वो चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। So financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. अब आपको ये वर्ड थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता है कि कैपिटल क्या होता है। देखो जब भी हम बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। गॉट इट? बिजनेस में जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कैपिटल। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि हमें नेसेसरी कैपिटल अरेंज करनी है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, वो तो है ही, प्लस बिजनेस को चलाने के लिए भी कैपिटल क्यों चाहिए, पैसा भैया हमें क्यों चाहिए, हमें फिक्स्ड एसेट खरीदने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है,
अच्छा, फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जो 1 साल से ज़्यादा आपके चल जाते हैं, प्लस प्रोडक्शन के लिए आपकी जो ज़रूरी होते हैं, जनरली हम उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे, ये सब चीज़ें मैं आपको अकाउंट्स में पढ़ाऊँगी। अब अकाउंट्स के लिए भी ट्यून्ड रहना, वहाँ पे हम ये सब बेसिक कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, हर चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि देखो फिक्स्ड एसेट क्या है? लैंड, जो लॉन्ग टर्म ज़्यादा टाइम चलते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। करंट एसेट क्या है? जैसे हमारा रॉ मटेरियल। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया। देखो कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। दिन भर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने 50,000 रुपये मैनेज करके योर स्टार्टेड बिजनेस, आपने पूरा 50,000 रुपये लगा दिया। अब उसके बाद ऐसा तो है नहीं, बिजनेस खोलते दुकान खोलते आपकी सेल होने लगेगी, हो सकता है 1 महीना आपकी सेल ना हो। अब 1 महीने बाद फिर रेंट भी हो जाएगा, कहाँ से लाओगे हैं? 1 महीना आप वहाँ दुकान पे बैठे हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, आपने वाटर यूज किया है, उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, है ना? यानी कि मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है, तो पैसा बहुत जरूरी है। नाउ कम्स टैक्स प्लानिंग। आप जब बिजनेस डिसीजन का सोचते हो तो आपको टैक्स को भी अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है कि टैक्स को मैंने कैसे मैनेज करना है। अगर मैं देखो, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था जस्ट थोड़ा सा कि चैप्टर 2 जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर 2 का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हमारे पास है। कोई भी बिजनेस को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अगर आपको बताया था प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? इफ आई एम माय ओन बॉस, एक सिंगल बंदा अपने पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, वही सामान लेके आता है, वही बेच देता है, पैसे लगा मतलब एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। वो खुद अकेला सब कुछ चला लेता है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, चाय वाला जो है वो अकेला सब कुछ मैनेज कर लेता है, तो वो क्या है? प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या है? जब दो से ज्यादा बंदे मिलके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी, जो बड़े लेवल पे आपको बिजनेस करना है, आपको फंड रेज करना है, तो आपको कंपनी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे आप बिजनेस कर सकते हो। तो आपको टैक्स की अगर मैं बात करूं, प्रोप्राइटरशिप जो हमने पढ़ा उसके ऊपर टैक्स अलग तरीके से लगता है। पार्टनरशिप हमने पढ़ा, पार्टनरशिप में अलग तरीके से टैक्स लगता है। अगर मैं बात करूँ कंपनी, कंपनी फ्लैट 30% लगता है। तो हमें ये चीज को भी अब पे लेके चलना पड़ेगा कि टैक्स रेट्स, टैक्स प्लानिंग मुझे कैसे करनी है बिफोर एंटरिंग द बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब मुझे ये बताओ, आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आज नहीं तो कल आपको बंदों की जरूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि अकेला बंदा ऐसा तो है नहीं लॉन्ग टर्म सरवाइव कर ले। अगर उसको करना है तो उसको काम निकलवाना आना चाहिए, यानी कि 2 बंदे 4 बंदे उसको जरूरत। विद ओवर द टाइम जैसे ही बिजनेस का स्केल बढ़ता जाएगा, उसे बंदों की जरूरत तो पड़ेगी। अब उसको ये भी देखना है कि उसके पास कम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स है कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन है बिजनेस स्टार्ट करना। तो उससे पहले ये हम एनालाइज करना है कि हमारे पास कम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स होना, अवेलेबल होना जरूरी है। अगर मैं इसकी लाइंस को मैं पढ़ूं तो देखिए, एवरी एंटरप्राइज नीड्स competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired output। अब सोच रहे हो क्या बोल रही है मैम, मैं बताती हूँ। देखो, हर एक जो एंटरप्राइज है ना, उसको स्टाफ चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि जो भी रिसोर्सेज उसने लगाए हैं ना, उसको आप डिजायर्ड आउटपुट जैसा आप चाहते हो उसमें कन्वर्ट कर पाओ। वरना अकेला बंदा सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। इसीलिए उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे मैनेजमेंट भी चाहिए होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे प्रोडक्शन स्टाफ अलग चाहिए होगा, सेल्स टीम अलग चाहिए होगी। तो ये सब चीज उसे अपने माइंड में लेके चलना है जब भी वो बिजनेस डिसीजन लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला पार्ट हमने कवर किया। इस पार्ट का क्या नाम था, फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स मेरे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस वो सिलेक्ट करना, साइज, किस साइज पे मेरे को बिजनेस करना है, लोकेशन मेरा क्या होगा बिजनेस करने का, फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या है मेरी, टैक्स प्लानिंग मैटर करती है, और आपका वर्कफोर्स कम्पिटेंट एंड कमिटेड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब जब हमने ये पढ़ लिया, इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट वी कॉल बिजनेस रिस्क। अब आप सोचो कि बिजनेस रिस्क क्या है। आप मुझे बताओ, रिस्क का
का मतलब क्या होता है? कुछ गलत होने की संभावना ही क्या कहलाती है? रिस्क कहलाती है। और बिजनेस में तो बहुत ज्यादा रिस्क है ना। अब आप खुद सोचो, आपने मान लो कोई एक पार्लर की शॉप खोली, ठीक है, या फिर आपने कोई यू आर अ बार्बर और वट एवर यू कॉल, आपने अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर दुकान खोल के आप बैठ गए। अब कल को उस एरिया में फ्लूड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया, आपकी पूरी दुकान तहस नहस हो गई। अब आपको पता था कल अर्थक्वेक आ जाएगा, या आपको कुछ पता था कि कल दुकान में मेरे आग लग जाएगी? देयर आर अनसर्टेनिटी इन बिजनेस, हमें नहीं पता आने वाले कल में हमारे क्या होगा। तो इसीलिए बिजनेस में रिस्क तो है। अब देखो, अगर बिजनेस रिस्क की बात करें, business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainty or unexpected events. देखो, बिजनेस रिस्क क्या है कि मुझे कल को इनएडिक्वेट, जितना मतलब मुझे जितना रीजनेबल प्रॉफिट में सोच के चल रहा था कि यार इस बिजनेस से मैं मंथली 50,000 तो मिनिमम निकाल ही लूँ, दैट वाज योर क्राइटेरिया, बट आपको प्रॉफिट हुआ 20,000, तो वो आपके लिए क्या हुआ? इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, आपने सोचा नहीं था। आपने नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में कल आग लग जाएगी, बट लग गई। अब क्या करें, नुकसान हो गया, सारा जो सामान था सारा जल गया, यानी आपको क्या हो गया? नुकसान। दिस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपको अपकमिंग फ्यूचर में प्रॉफिट या तो कम हो सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपन हो गया, या फिर अनसर्टेनिटीज जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क जो बिजनेस फेस करता है, दैट इज स्पेकुलेटिव एंड सेकंड वन इज प्योर। स्पेकुलेटिव इज व्हाट? अगर मैं स्पेकुलेटिव की बात करूँ, स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसमें ना प्रॉफिट भी हो सकता है आपको और लॉस भी हो सकता है। बट प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर वर्ड ही सुनो, या तो आपको लॉस होगा या फिर नो लॉस, यानी कि इस केस में आपको प्रॉफिट होने की संभावना है ही नहीं। यहाँ पे आपको हो सकता है स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट जो प्योर, यानी कि जो प्योर रिस्क है, आप वर्ड ही समझे ना, प्योर मतलब रिस्क प्योर है, यानी या तो लॉस होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड प्योर रिस्क। डिटेल देखो मैंने आपके लिए लिखी है, पढ़ लेते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन as well as possibility of loss. This is called what we call speculative risk, जहाँ पे आपको गेन की पॉसिबिलिटी है, लॉस की भी। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर का टेस्ट फ्यूचर में चेंज हो सकता है, आपको नहीं पता कस्टमर कहाँ झुकाव करेगा, उसका टेस्ट हो सकता है और विद टाइम या फिर उसका टेस्ट बदल गया, है ना। अब वो आपके पॉजिटिव यानी कि आपके फेवर में भी हो सकता है। मान लो आप जलेबी बना रहे थे, ठीक है, पहले कुछ कम लोग पसंद करते थे, अब एकदम से कस्टमर के टेस्ट में ऐसा चेंज हुआ, सारे जलेबी खाने लग गए, यानी इसके वजह से आपकी सेल्स बढ़ गई। दिस इज, ये क्या हो गया? आपके लिए पॉजिटिव चेंज हुआ ना, पॉजिटिव चेंज हुआ, यानी कि आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है? प्रॉफिट हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है कि जितने जलेबी वाले थे वो भी भग गए, यानी कि आपको क्या हो सकता है? उससे लॉस हो सकता है ना। या फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं, फैशन में चेंज हुआ, आपकी कपड़ों की दुकान थी, ठीक है, और अब फैशन में चेंज हुआ, और जिस तरह का आप सेल करते थे वही लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, तो यानी कि ये आपके लिए क्या हो गया? पॉजिटिव चेंज। इसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रॉफिट। या आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है कि जो सामान आप पहले बेच रहे थे उसकी सेल अच्छी थी, अब कस्टमर को पसंद नहीं आता, यानी चेंज इन फैशन हुआ, और वो पर्टिकुलर हुआ ये आपके फेवर में नहीं है। फेवर में नहीं है तो आपको क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव रिस्क। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे मार्केट कंडीशंस में चेंज हो गया, जैसे कि फ्लक्चुएशन डिमांड एंड सप्लाई, किसी चीज की डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ गए यानी आपको तो प्रॉफिट ज्यादा हो गए क्योंकि प्राइस बढ़ गए, कम हो गए तो आपको लॉस होने की संभावना है। फैशन में चेंज हो गया, टेस्ट में चेंज हो गया, तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, दूसरे टाइप का रिस्क व्हाट वी कॉल इज प्योर रिस्क।
प्योर रिस्क में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो लॉस या फिर नो लॉस, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। यानी कि प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। अब तो द चांस ऑफ फायर, आपके गोडाउन में या फिर आपकी दुकान में आग लगने की संभावना। अब अगर आग लगी तो लॉस होगा और नहीं लगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, यानी लॉस या फिर नो लॉस। सिंपल। अर्थक्वेक आ जाए मान लो कल को, अर्थक्वेक आया तो लॉस होगा और नहीं आया तो नो लॉस, प्रॉफिट तो नहीं होगा ना कहीं पे भी। दिस इज व्हाट वी कॉल प्योर रिस्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट देखो, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, वो हमने समझ लिया कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर सिचुएशन ऑफ लॉस, क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से हमें जो लॉस होने की संभावना है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। फिर हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़े, फर्स्ट इज स्पेकुलेटिव एंड सेकंड इज प्योर रिस्क, उसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क जो है ना, असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सच में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे रिस्क ना हो। एवरी बिजनेस हैज रिस्क, यानी कि रिस्क के बिना तो बिजनेस आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने बिजनेस करने का सोचा है यानी कि उसके अंदर रिस्क तो है, बट हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में रिस्क ज्यादा हो, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में रिस्क कम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं ना तंबाकू का बिजनेस करूंगा, अब प्रॉफिट तो ज्यादा है बट देखो रिस्क भी कितना ज्यादा है। अब कल को अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही बैन कर देती है यानी आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। यानी कि इस लाइन ऑफ बिजनेस तंबाकू इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है। उसकी जगह आप कुछ नॉर्मल आइटम्स, कस्टमर की आइटम्स बेच रहे हो, जिससे कोई ऐसा रिस्क नहीं है, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह, या फिर आप नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें बेचते हो, दूध वगैरह, इसमें क्या रिस्क है? अगर मैं कंपैरिजन करूं उन दोनों का, एक तरफ तंबाकू और एक तरफ घर का सामान, डेयरी आइटम, दोनों में रिस्क अलग अलग है ना। तंबाकू में यहाँ पे है तो डेयरी आइटम में यहाँ, ये चीज आपको देख के चलना है, बट रिस्क तो दोनों में ही है। सेकेंड इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इतनी देर से हम यही तो समझ रहे हैं कि रिस्क होता क्यों है। अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, हम नहीं जानते कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। आप भी नहीं बता सकते कि कल आपके साथ क्या होगा, बिजनेसमैन भी नहीं बता सकता कल उसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आग लगेगी नहीं लगेगी, अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा, कस्टमर मेरे फेवर में होंगे नहीं होंगे, नहीं पता ना उसको। अगर मान लो आपको फ्यूचर सारा पता हो तो काय बात करें, आप तो अभी ठीक कर लोगे सब कुछ। अगर मुझे पता लग जाए कल आग लगने वाली है तो मैं तो फटाफट सारा सामान निकाल के बाहर कर दूंगा, भैया कल ये आग लगेगी, सब सिस्टम अरेंजमेंट इंश्योरेंस सब करके करवा के रख दूंगा। बट किसको पता कि कल आग लगेगी कि नहीं, है ना? अगर अनसर्टेनिटी है तभी तो बिजनेस रिस्क है, ये आपको समझना है। तो ये पॉइंट क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क होता क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है बहुत सारी फ्यूचर में, उसी की वजह से हमारे पास क्या होता है? बिजनेस रिस्क होता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। मान लो एक तरफ तो मैं तंबाकू का बिजनेस कर रही हूँ, एक तरफ मान लो मैं इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि फ्रिज वगैरह बेचती हूँ। अब आप खुद सोचो, तंबाकू में बहुत ज्यादा रिस्क है ना, कोई गवर्नमेंट कभी भी उसको बैन कर सकती है। तो आपने कौन से टाइप का बिजनेस सिलेक्ट किया, नेचर क्या है वो मैटर करता है। उसके बाद मैटर क्या करता है? साइज। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर छोटी सी दुकान आपने चाय की खोली, उसमें कितना रिस्क होगा, जितनी की इन्वेस्टमेंट है 5,000 10,000। अब आपने खोल दिया चाय सेठ, एक बड़ा सा कोई चाय का प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप, चाय सुट्टा, यानी क्या क्या आपने प्रॉपर चकाचक 2 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा के बनाया, तो कल को वो डूब जाए तो वहां तो ठेली में आपके डूबे कितने 10,000 रुपए और यहाँ डूब गया आपके 3 लाख रुपए। ये तो नॉर्मल सा फंडा है। यानी कि साइज ऑफ बिजनेस जितना बड़ा साइज होगा, तो ये बोल रहा है कि रिस्क का डिग्री यानी कितना रिस्क होगा, ज्यादा कम, किस पे डिपेंड करता है? नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर पे डिपेंड करता है एंड साइज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ऑफ कोर्स, ये तो आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है ना। ऑफ कोर्स रिस्क जितना ज्यादा, ये तो ये हायर द रिस्क
हायर द रिटर्न। जितना रिस्क आप लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी होगा। तो ये आपको देखना है कि आप कितना अपने रिस्क को आप हैंडल कर सकते हो, कितना पेशेंस आपके अंदर है। ये देखो, नो रिस्क नो गेन, ये तो आपने बहुत बार सुना है। ये प्रिंसिपल हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। देखो, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, है ना। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। क्यों रिस्क लेता है भैया? जहां उसे चांस लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा होने वाला, वो रिस्क ले लेता है। यानी कि प्रॉफिट क्या है? रिस्क लेने का ही रिवॉर्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इतना आपने अभी तक समझा। नाउ आज की क्लास के लिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह का बिजनेस रिस्क हमें हो सकता है? देखो, सबसे पहले इट कैन बी नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है भैया? जिसपे ना ह्यूमन बींग्स का बहुत ही कम कंट्रोल है या फिर ना के बराबर। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लाइटनिंग हो जाए, या फिर हैवी रेन हो जाए, फैमाइन आ जाए, कोरोना, बताओ ये किसी कंट्रोल की बात थी? कितना बिजनेस को नुकसान हुआ है। फ्लड आ जाता है, बिहार में अभी हम सुन रहे थे, केरला में सुन रहे थे, अर्थक्वेक आ रहे हैं। इससे जो सारी दुकानें, सारे बिजनेस ठप होते जा रहे हैं। इसको किस में क्लासिफाई हम करेंगे कि नेचुरल रिस्क है ना, नेचुरल कॉजेज है ये। सेकंड, ह्यूमन कॉजेज। अब आप बताओ ह्यूमन कॉजेज क्या होता है? अब मान लो जो आपने एम्प्लॉय रखा है अपने बिजनेस में काम करने के लिए, वो क्या करता है? वो सामान चोरी करता है। भैया उसकी आदत ही खराब है। वो जो देखता है, अच्छा यहाँ कैलकुलेटर रखा है, अच्छा यहाँ पे डेयरी रखी है, डायरी उठा के भग जाता है घर पे। पेन वैन देखता है, पेन वैन चुरा लेता है। यानी आपको रिस्क तो है, उस ह्यूमन की वजह से नुकसान हो रहा है आपका, अल्टीमेटली आपका तो नुकसान हो रहा है। जहाँ वो देखता है कोई मुझे देख रहा है, प्रिंटर में 100 पेज अपने प्रिंट कर देता है अपने पर्सनल काम के लिए, आपका तो नुकसान हो रहा है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? कस्टमर आता है, वो ध्यान से काम ही नहीं करता, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है कि भैया ध्यान ध्यान से काम नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता, यानी केयरलेसनेस है। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिसऑनेस्ट है वो बहुत ज्यादा। यानी कि मान लो आपने उसको पूरा काम सिखाया, आपको बोला कि नहीं सर मैं तो आपके साथ रहूंगा, आप प्लीज मुझे काम सिखा दो। आपने उसको अच्छे से ट्रेन किया और ट्रेन हो गया। साथ में उसने क्या किया? तुरंत आपको छोड़ के आपका जो कॉम्पिटिटर था, यानी कि आपके साथ में जो बगल में पार्लर की दुकान थी, उस मैडम ने वहां जाके ज्वाइन कर लिया। अब आप सोचो आपको कितना बुरा लगेगा, आपके लिए कितना बड़ा रिस्क हो गया कि आपने तो सारा काम सिखाया, जब बारी आई थी उसके एप्लीकेशन की, वो मैडम ने दूसरी दुकान में चली गई, है ना। तो ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, जैसे डिसऑनेस्टी है मेरे स्टाफ की, मेरा स्टाफ ध्यान से काम नहीं करता, केयरलेसनेस है, काम बीच बीच में रोक रहा है, पावर फेलियर हो रही है, स्ट्राइक कर रहा है, दंगे फसाद में ले रहा है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है मेरी। ये सारे क्या है? मेरे ह्यूमन कॉजेज है। नेक्स्ट व्हाट वी कॉल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या? इकोनॉमी से रिलेटेड। देखो, डिमांड चेंज होगी गुड्स की। अब मान लो डिमांड बढ़ गई मेरे गुड्स की, तो मेरे लिए तो फिर पॉजिटिव है, बट अगर डिमांड कम हो गई तो मेरे लिए क्या नुकसान है ना, दैट इज माय बिजनेस रिस्क। कंपटीशन, अभी मैं तो सेठ था, मेरे इस कॉलोनी में, मेरे इस गांव में, मेरे इस कस्बे में सिर्फ एकमात्र मेरी पार्लर की दुकान थी। अब देखो अब क्या हुआ, साथ 2 दिन हुए नई मैडम ने दुकान खोली और बहुत अच्छा काम करती है। यानी आपके लिए क्या आ गया? कंपटीशन। अब आपके कस्टमर तो बट गए 2 दुकान में, है ना। प्राइस, प्राइस कम हो गया, अब आपको लॉस हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से पैसे लेने तो मना कर रहे हैं, जो मर्जी कर लो हम पैसे नहीं देंगे, आपका तो रिस्क हो गया ना। देखो, बिजनेस में उधारी चलती है कि आप बिल्कुल फुल ऑन कैश में नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं उधारी आपको करनी पड़ती है। कल को कस्टमर भाई तगड़ा है, वो कहता है मैं तो ही दूंगा पैसे, ज्यादा शुरू करना कर लो, तो क्या कर लोगे? वो भी आपको देख के चलना है ना। दैट इज बिजनेस रिस्क। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेथड अभी तक आप यूज कर रहे थे, अब आप उसका हो गया पुराना, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, आपके पास वैसी स्किल ही नहीं है कि आप नई टेक्नोलॉजी को समझ लो। यानी आपके लिए तो बड़े बवाल हो गया। यानी कि दिस इज व्हाट वी कॉल, एक तरह का बिजनेस रिस्क है, और इसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? इकोनॉमिक कॉजेज में। अगर लास्ट में पॉइंट देखो, दैट इज अदर कॉजेज। लास्ट पॉइंट देखो,
जो पॉइंट्स हमारे ह्यूमन कॉजेज, नेचुरल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज में नहीं डल पाए, वो सारे पॉइंट्स हम अदर में डाल देंगे। अदर क्या हो सकता है? पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गया, पहले कांग्रेस थी वो हमारे फेवर में थी, हमारे लाइन ऑफ बिजनेस के फेवर में थी, अब पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, पॉलिटिकल चेंज हुआ मान लो, यानी अब हमारे मोदी जी आए, हो सकता है वो चीज हमारे फेवर में ना हो, वो पॉलिटिकल जो चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो रहा है, वो भी हमें देख के चलना पड़ेगा। मैकेनिकल फेलियर, आपकी मशीन खराब हो गई है, बार बार खराब हुई जा रही है, ये आपका रिस्क है। ये देखो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, तो मतलब जितने भी पॉइंट्स रिस्क के आप सोच रहे हो कि इस कारण से रिस्क हो सकता है, इससे आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर इन तीन में क्लासिफाई नहीं हो पा रहे, वो ह्यूमन कॉज नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो इकोनॉमिक नहीं है, तो उसको आप किस में डाल दोगे? अदर में डाल दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे इस चैप्टर की, दैट इज पार्ट 4, उसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पॉइंट समझ नहीं आता, आप ऑफ कोर्स कमेंट्स में रिप्लाई करो। एंड मुझे एक कमेंट आया था कि इसमें कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए मैम ने, तो मैं आपको बता दूं कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक एक पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप खुद बोलोगे मैम आपने सब कवर कराया, और मैं सब कवर कराऊंगी आपको। ओके, so thank you everyone for watching this video. Thank you so much.